हेलो भाई, नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। देखो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भले ही एमटीएस में आपको क्वालिफाइंग के लिए बस थोड़े से ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि किसी को पता नहीं है अभी कितने क्वेश्चन आपकी कट ऑफ में बनेंगे। है वो समझ में? तो ये मान के चलना कि 5-6 क्वेश्चन मैं करूंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये कतई बेईमानी है। बेईमानी कर रहे हो अपने साथ, अपने भविष्य के साथ, अपने हर उस चीज के साथ खिलवाड़ करना। आपको ये है कि जैसे जैसे मैं ये करवा रहा हूँ सेशन, सारे आप सारे सवालों का अटेम्प्ट करें। आगे आपके सीएचएसएल का एग्जाम, आप ये सभी लोग जानते हो, सीएचएसएल के एग्जाम में बहुत सारा काम आने वाला है। तो हर एक सवाल को, जैसे यहाँ पे लिखा है रोहित ने 6 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला में भाई साहब क्या किया, 44, 42, 52, 73, 40 और 26। तो क्या श्रृंखला में उसका औसत है। ये भाई औसत का तो फॉर्मूला वही होता है, आप समझते हैं कि औसत बराबर सम ऑफ ऑल नंबर। तो सम अगर करने बैठेंगे तो 6 और 4 10, 10 2 12, 12 और 2 14, 14 4 18 की कैरी हो गया मेरी भाई। अब जरा मेरी बात ध्यान से, यहाँ 3 हो गया, 4 3 7 7 14, 14 और 6 होता है 20, 20 8 मेरे भी हो गया। यानी सभी आंकड़ों का जो योग आ गया वो 200। अब ये जरा देख लो कितने आंकड़े हैं, तो अब बोलोगे सर कुल मिला के 6। यानी कि मेरा औसत क्या बनेगा, तो ये आंकड़ों का योग रख लो। तो 6 चौका 24 और 6 18, 48 मेरे सवाल का उत्तर है। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई अब नेक्स्ट कह रहा है, राधा ने एक परिधान अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 376 रुपए में खरीदा। परिधान का अंकित मूल्य बताओ। देखो मेरे भाई, ये सवाल कुछ ऐसा है, कह रहा है राधा ने एक परिधान खरीदा 15% की छूट और 376 में खरीदा। यार मेरी बात जरा ध्यान से सुना, अगर मान लो अंकित मूल्य उस परिधान यानी कि वस्त्र के 100% और कह रहा इस पे मैंने छूट दे दिया 15% का, इसका मतलब ये है कि 85% पे ही मैंने वस्तु को खरीदा। अब सवाल ने बोला 85 पे नहीं खरीदा, आपने खरीदा 376। कितने पे खरीदा? 376। ठीक है, तो 17 से काट दो, 17 पचे 85 है ना, 17 से यहाँ काटो, 17 दूना 34, 17 दूना 34। मेरे भाई अगर मैं इसको 100 बनाना चाहता हूँ तो सिंपल सी बात है कि इसमें मैं 20 का गुणा कर दूं, इधर 20 का गुणा, तो क्या मैं इधर भी 20 का गुणा कर सकता हूँ? सर बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू मेरी आ जाती है 440। अब सवाल में क्या पूछा था, ये जरा सवाल में पूछा था परिधान का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य तो मैंने 100 ही माना था। अब 100 यूनिट की वैल्यू 440 आ गई, तो आप अपने ऑप्शन को टिक कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ कर सकते हो ना, बोलोगे सर कर तो सकता हूँ, उसमें कोई। ठीक है, अगला सवाल आपकी नजर के सामने, फिर उसको निपटाइए, पूरा करके बताइए कि कैसे आप करोगे, क्या होगा इस सवाल का। ठीक है जी, करके बताओ फटाफट। कह रहा एक दुकानदार है भाई साहब, कह रहा 8800 रुपए अंकित मूल्य वाले कार के टायर पर 13% की छूट देता है, फिर वह टायर 1200 रुपया लाभ कमाता है बेचकर। यार देखो, कह रहा उसकी अंकित मूल्य बताओ, समझना मेरी बात ध्यान से कि 8800 रुपया क्या था मतलब उसका, 8800 रुपया क्या था उसका अंकित मूल्य। कह रहा उसमें 13% का छूट दिया। सर जी 13% का छूट दिया, 13% का छूट निकालना बड़ा आसान है ना, ये डिस्काउंट है, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 13, 13 बटे कितना होता है, 104, 10 हो गया, 13 बटे 104 10, 104। कह रहा ऐसा है कि 12 है ये तो ये, और कह रहा 1200 का डिस्काउंट भी है, 1200 रुपया लाभ भी आ रहा है। तो समझना मेरी बात ध्यान से, इतना तो डिस्काउंट है, इतना लाभ भी है इस पे आ रहा है। तो कह रहा क्रय मूल्य क्या होगा, तो एक काम करो दोनों को जोड़ दो, 9 के 4, 9 के 4,
यहाँ पे 3, यहाँ पे, और 8800 में से यही घटा दो तो यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। फिर हो जाएगा मेरे भाई 5, 6 और 5 एक ही जगह मुझे दिख रहा है, आगे 64 भी लिख लो। ये हो गया मेरे भाई आपका सी। मैंने किया क्या जरा ये भी समझ लो। देखो भैया, अगर मैंने इसको पहले एसपी निकाला होता, पहले विक्रय मूल्य निकाला होता, तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको पता है कि इस वाले अंकित मूल्य में से मुझे डिस्काउंट घटाना पड़ेगा, आएगा विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य में से अगर मैं ये लाभ घटाऊंगा तो आएगा क्रय मूल्य। तो मैंने किया ये है कि जब इन दोनों को ही घटाना है तो क्यों ना इन दोनों को, जैसे वो होता नहीं था पुरानी पिक्चरों में, उसमें क्या कर देते कि भाई जो दो विलन होते थे वो एक हो जाते थे, है ना। तो ये दोनों ही विलन है, ये दोनों एक हो जाएंगे। कितना गया 2344 रुपए। अब कह रहा हीरो में से घटा दो, बात खत्म। सहमत हो ना मेरी बात से? कह रहा 13 और भाई साहब 43 के बीच सभी पूर्ण सम संख्याओं का योग, पूर्ण सम संख्याएं बतानी है आपको। अच्छा जी, इसके बीच कितनी पूर्ण सम संख्याएं हैं जरा देख लो। पहली बात तो एक 12 आएगा, एक 14 आएगा, इसके पहले एक आएगा 42, है ना। इसके बाद डॉट 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 ऐसे चलाते जाओ। मैं पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितने नंबर हैं जो सम है। अब बोलोगे सर आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, पहले बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर अपॉन कॉमन डिफरेंस और प्लस का, है ना। अब ये हो गया 30, आधा कट जाएगा 15, 15 और 1 कितना होगा 16, यानी कुल मिला के मेरे पास नंबर ऑफ टर्म कितना 16। अब हमें क्या चाहिए सर, SN यानी योगफल चाहिए। तो योगफल हमें पता है कि n/2 और a+। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब L की वैल्यू पता हो। अच्छा, n की वैल्यू 16 है, 16/2 का मतलब 8, और a+L करोगे तो यहाँ a है, ये L है। a का मतलब होता है पहला पद, n का मतलब होता है लास्ट वाला, यानी ये हो जाएगा मेरा 54 के, तो 54 इसमें जोड़ दो, तो 8 छक्का। अभी ये गड़बड़ क्यों आ रही है? 12 इसके बीच सभी पूर्ण सम संख्याओं को, पूर्ण सम संख्या, ठीक तो है, क्या ही दिक्कत है। ये 30 15 हुआ, केवल जोड़ दोगे 2 आ जाएगा, ठीक तो है। यहाँ 8 हो गया, और ये हो जाएगा 10 52 54 हो गया। अब इस सवाल मुझे लग रहा है ना ऑप्शन में ही गलती है। 8 चौका 32 की 2 हो जाएगा, और 8 पंजे 40, है ना, 40 और 3 43। सवाल का उत्तर आएगा 432। कितना आएगा 432, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अब इसको लगा लो, बाकी छोड़ देना, सवाल का उत्तर यही है। अगला कह रहा है कि 5 लाख रुपए के मूल्य वाला एक घर 70% बीमित है। 70% इसमें क्या है, बीमा है घर पे। कह रहा है कि घर एक दुर्घटना में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और बीमा कंपनी राशि का 80% भुगतान करती है। समझ रहे हो मेरी बात? यानी कि आपसे कह रहा है कि बीमा कंपनी ने कुल कितने रुपए का भुगतान किया। ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मेरे पास 5 लाख रुपए का घर है, कितने जीरो भाई, मेरे पास ये 5 जीरो, तो क्या इसमें जो 70% है ये बीमित है, 70% बीमित है, तो ये निकालो। सात पची 2 जीरो 2 जीरो, इतना बीमा है। कह रहा बीमा कंपनी क्या करती, इतना भुगतान नहीं करती, इस राशि का सिर्फ 80% ही भुगतान करती। तो उसने कितना भुगतान किया, तो 000 लगा दो, 8 पंजे 40 जीरो लगा दो, कैरियर का 4 8 24 24 4 28। मेरे दोस्त बीमा कंपनी ने कुल इतनी राशि का भुगतान। उम्मीद है मेरी बात समझ गए आप। अगला करें, नेक्स्ट। एक कपड़ा विक्रेता वस्तुओं के एक पूरे स्टॉक को बेचता है और 10% का भुगतान नुकसान उठाता है। कह रहा है अगर कुल हानि 3000 रुपए है तो स्टॉक का क्रय मूल्य, ठीक है, समझ। कपड़ा विक्रेता क्या करता है, पूरे स्टॉक को बेचता है और 10% का नुकसान। अगर कुल हानि 3000 रुपए है तो स्टॉक का क्रय मूल्य। यार सिंपल सी बात है। कह रहा है 10% की हानि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे पास 3000, तो 100% बराबर कितना होगा, तो सिंपल सी बात है 100% बराबर 30000 होगा। और 100% की तो वैल्यू पूछ रहा था तुमसे, है ना। मनोज एक काम 20 दिन में पूरा कर सकता है और साहिल उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
भाई मेरे अगर दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं तो दोनों का एलसीएम ले लो, हो जाएगा 7। अब मनोज की क्षमता हो जाएगी 3 और साहिल की क्षमता हो जाएगी 2। 3 2 5 आ गया तो 60 बटा 5 काट दोगे तो 12 बनेगा। मिलने का मतलब ये कि इनकी क्षमताएं मिल गई हैं 12 दिन में। ठीक है, एक बार देखो जरा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। लो, देखो जरा सवाल को। सवाल ये बोल रहा है, कह रहा है एक ट्रक है 1200 किलोमीटर की दूरी 40 घंटे में तय करता है, उसकी औसत गति बताओ। तो भाई अगर हमें स्पीड चाहिए, जिसको हम एवरेज स्पीड बोलते हैं, तो आप समझते हैं कि कुल दूरी यानी कि 1200, कुल समय यानी कि 40 घंटे। ठीक है, इन सभी को अगर आप डिवाइड करोगे तो 4 3 12 तो आएगा 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, आप करते रहो ना, करके आप आंसर भी देते रहो, करते भी रहो, आंसर भी देते रहो। ये बड़ा अच्छा सवाल आपसे पूछ रहा है, इसमें साधारण व्यास पूछ रहा है इसमें। यार इस सवाल में जरा ऐसा सुनो कि अगर हम साधारण व्यास की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात यह है कि साधारण ब्याज हर साल समान समान मिलता है। यानी कि अगर 16.5% एक साल मिला है तो अगले साल भी इतना ही ब्याज मिलेगा, और 3 साल अगर ब्याज मिल रहा है तो अगले साल भी इतना ही ब्याज मिलेगा। तो या तो सभी को जोड़ लो या 3 का गुणा कर लो। 5 3 15 के 5 हो जाएगा, 3 छक्के 18 19 के 9 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 1 4। कुल मिला के 49.5% का ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा सर? 49.5% का, 49.5% का, है ना भाई? समझ तो हो मेरी बात? तो आप सभी लोग कर लोगे, यानी कि 90,000 गुणा 49.5%, क्योंकि हमें इतना ही तो ब्याज निकालना है, और बटा क्या करना पड़ेगा? 100, क्योंकि परसेंटेज है। ठीक है, अच्छा डबल जीरो तो एक जीरो तो रह ही जाएगा, है ना? तो एक ही जीरो मेरे सवाल का उत्तर होगा, ना डबल जीरो ना डबल जीरो ना डबल जीरो, एक ही जीरो मेरे सवाल का उत्तर होगा। क्यों? क्या समझते हो? यहाँ पे अगर डबल जीरो है तो एक जीरो तो ये खा जाएगा, है ना? चलो नेक्स्ट। यहाँ ऐसा सवाल है, आपसे कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना है। देखो पहली बात तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का आप फॉर्मूला लिखो। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 6a²। ये घन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला। आपसे कह रहा है ये 1176। इसका आयतन बताना है, तो ध्यान से मेरी बात सुनना ध्यान से, कि हमें चाहिए a का क्यूब। क्या चाहिए? a का क्यूब। आप जब इसको 6 से डिवाइड करोगे तो 6 कम 6 बनाएगा, बचा यहाँ पे 5 हो जाएगा 57, है ना? और 6 9 हो जाता है 54, और 6 छाके हो जाता है 36 के। यानी a की जो वैल्यू मिलेगी वो √196 मिलेगी। और ये किसका स्क्वायर रूट है सर? मतलब ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है सर? ये 14 का है। ठीक है, अगर समझना। तो अगर a की वैल्यू 14 हो गई तो हमें क्या चाहिए? आयतन। बड़े वर्ड में हमें चाहिए आयतन, और आयतन का मतलब होता है a का क्यूब। a की वैल्यू सर 14, तो 14 का क्या कर दो? क्यूब कर दो। अब ये बड़ा ही आसान है, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि 4 आएगा। यार तुम ऐसे कर लो, पहले 1 कर लो, फिर 4 का स्क्वायर कर लो, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 चौके 64 कर लो। ठीक है यार, ऐसे ना ही करो तो ही बेहतर है ना? सीधे सीधे आप वैसे करो कि 196 कर लो और गुणा 14 का और मल्टीप्लाई कर लो। तो 14 छक्के 84 होता है, 4 हो गया, कैरी हो गया 8, है ना? 14 9 कितना होता है? 126, 126 और कितना हो जाएगा भाई? 8। तो 8 6 14 की 4, यहाँ 13 आ जाएगा। तो 14 एक कम 14 दूरा 28, एक कम यानी कि 27। तो 27 44 मेरे सवाल का उत्तर आ गया। है ना? नेक्स्ट, ये जो सारे सवाल आपको करवा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आप पढ़ के आ रहे हो। कह रहा है एक संख्या को 6 से विभाजित करने पर
4 शेषफल बचता है। जब उस संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित किया जाएगा तो इसके कितना शेषफल बचेगा। मेरे भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप ना इस शेषफल का ही स्क्वायर कर देना। जैसे 4 चौके 16, आप उस संख्या को गोली मारो, वर्ग बोल रहा है ना, इस शेषफल का ही वर्ग कर देना। 4 चौके 16, अब इसको 6 से काट दो तो 6 दूना 12, तो प्लस का 4 मेरा शेषफल मिलेगा। कहानी खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं। कह रहा है इसमें इकाई अंक बताओ, बड़ा आसान है। 3 एक ही पकड़ के गुणा करते चले जाओ। 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 8 आ गया, 8 3 24, यानी कि यूनिट डिजिट 4 आ गया, है ना। चलो नेक्स्ट। कह रहा है ए तथा बी के मासिक वेतनों का अनुपात कितना है, 9 और 10 के। कह रहा है दोनों अगर 6,000 रुपए की मासिक वेतन वृद्धि मिलती है तो नया अनुपात क्या होगा। यार सिंपल सी बात है, मासिक जो वेतन वृद्धि मिल रही है दोनों को मिल रही है, तो पहले तो भाई साहब 9:10 था इनका अनुपात, फिर कह रहा है इनका अनुपात 21:23 हो जाता है, और कह रहा है दोनों में वृद्धि जो हो रही है वो सेम हो रही है, यानी इन दोनों में वृद्धि क्या हो रही है, सेम हो रही है। यानी कि मैं ये बोल दूं कि भैया इनमें भी 13 की वृद्धि हो रही है, तो क्या इनमें भी 13 की वृद्धि हो रही है सब ना, इनमें तो सिर्फ 12 की ही वृद्धि दिख रही है ना, समझ रहे हो। तो यानी कि वृद्धि असमान है, तो असमान वृद्धि है तो उस वृद्धि को समान करो। कैसे करें भाई, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, गुणा कर दो इसमें और इसका गुणा इसमें कर दो, तो भैया यहाँ आ जाएगा 9 दूना 18, 10 दूना 20 के। अब हमारे पास अनुपात कुछ अलग हुआ, यानी 21 हुआ यहाँ पे, यहाँ हो गया 23 के। अब देखो दोनों में समान डिफरेंस है 23, 3 का, और सवाल ने बोला है कि ये बढ़ जा रहा है 6,000, तो कितना बढ़ रहा था, 3 बढ़ रहा था, 3 का मतलब 6,000, 3 दूना 6 यानी कि 1 बराबर 4, आई मीन 2,000 के। किसके, 2,000 के। 1 बराबर 2,000 कह रहा है एक का नया वेतन बताओ, एक का नया मासिक वेतन, तो भैया एक का नया मासिक वेतन ये 21 यूनिट है, तो 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो भैया 21 का यहाँ गुणा किया तो 2,000 गुणा 21, 21 दूना 42 मेरे सवाल का उत्तर है। अगला सवाल देखो, 10 लगातार पूर्णांक संख्याओं का योग 5 है, सबसे छोटी संख्या बताओ। पहली बात तो अगर ये लगातार है तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक तो n रहा होगा, अगला मैंने बोला कि ये n+1 रहा होगा, अगला मेरे भाई n+2 रहा होगा, n+3 रहा होगा, और अगला n+4 रहा होगा। कितने नंबर हो गए मेरे भाई, 5। एक काम करो, 5 यहाँ हो गए, 5 पीछे ले लो, 1 2 3 4 5, एक और ले लो n+5, ये 6 हो गया, 4 पीछे ले लो, यानी n-1, n-2, n-3 और लास्ट वाला n-4। जब आप इन सभी को जोड़ोगे तो आप समझो जरा ध्यान से कि मेरे पास 10n आएगा, और आप ये भी समझते हो सर सारे के सारे कट जाएंगे कि सिर्फ मेरा 5 बचेगा, that is equal to 5। that is equal to 5। यहां कहानी गड़बड़ा गई क्योंकि हमने कुछ लिखा था और हो गया कुछ और, यहां कहानी गड़बड़ हो गई। अब हमें सारे के सारे नंबर ऐसे लिखने पड़ेंगे, n, n+1, n+2, n+3, n+4, n+5, n+6, n+7, n+8, n+9, हो गए 10 नंबर। कह रहा सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग, तो भैया इसका मतलब हो जाएगा 10n प्लस सभी संख्याएं लिखो, तो 1 से लेकर 9 तक, देखो 10 तक होता तो वो 55 होता, लेकिन ये इतना ही है तो ये हो जाएगा 45 के। अच्छा योग 5 दे रहा है, ठीक है, हमें क्या करना है, आप इसको उधर करोगे तो होगा 40 के, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सर -4। ठीक है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो सबसे छोटी संख्या n ही तो है, -4। कह रहा इसमें कितना जोड़ा जाए, ठीक है, ताकि वह 27 से पूर्ण विभाज्य हो जाए। मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ये 27 से पूर्ण विभाज्य है तो इसका मतलब 9 से भी डिवाइड होगा ही होगा। देखो 5 5 10 हो गया, 5 5 10, 10 और 5 15, अगर मैं 3 जोड़ देता इसमें तो ये हो जाता 18। तो एक काम करो, पहले 3 ही जोड़ के देख लो क्या ये 27 से डिवाइड है,
तो 25 38 3 जोड़ा 27 से डिवाइड करो। अब 27 नवा 9 7 63 की 3 हो गया 6 और 9 दूना 18 18 6 कितना होता है 24। यहाँ 43 है यहाँ 53 2 बचा 108 4 बार जाएगा 7 चौका 28 बिल्कुल चला जाएगा सर 3 ही जोड़ दो खत्म करो। अगला देखो सवाल, अगला सवाल क्या बोल रहा है, कह रहा एक साइकिल सवार है 8 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, उसकी औसत चाल बताओ। तो 8 किलोमीटर की दूरी भाई साहब तय करता है 30 मिनट में। अच्छा 30 मिनट को हम चाहें तो 1/2 भी लिख सकते हैं। अरे दूरी बटा चाल ये तो होता है स्पीड, इसको ऊपर कर दो यानी 9 8 2 16 के 16 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा मंजीत के वार्षिक वेतन में 30% की कमी हुई और अगले वर्ष 45% की वृद्धि हुई। पहले 30% की कमी फिर अगले वर्ष 45% हुई। कहता बताओ प्रभावी क्या हुआ उस पर। भाई अगर कोई वेतन 100 था पहले तो अगले वर्ष कितना हुआ, ये 70 हो गया। फिर कह रहा इसके बाद 45% की वृद्धि हो गई यानी वो 145 हो गया अपने आप का। भाई एक जीरो से तो एक जीरो कट जाता है, ये तो मैं समझता हूँ। तो 7 25 35 के 5 7 चौका 28 और 3 31 के 1 कैरी हो गया मेरे भाई 3 7 1 कम 7 3 10 और 1 डेसिमल इसलिए आया क्योंकि आप समझते हैं यहाँ पे 0 है। तो 100 वाली चीज कितनी हो गई 101.5। तो कितना वृद्धि हो गया 100 मतलब 1.5% का 1.5% का है ना। कह रहा एक फल विक्रेता 5 दर्जन केले 240 रुपए में खरीदता है। यदि जोड़े केले का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए ताकि विक्रेता 25% का लाभ कमाए। जोड़े का बोल रहा है यार। देखो 5 दर्जन अगर है तो इसका मतलब ये है कि 5 गुणा 12 12 केले का विक्रय मूल्य कितना है 240। आप यहाँ पे 2 केले का विक्रय मूल्य निकालो, ठीक है ना, ये बस समझ में। तो 5 से भी डिवाइड कर दो और यहाँ पे जो बच रहा है बाकी 6 6 पंजे 30। तो एक काम कर दो 224 को आप सीधे 30 से डिवाइड कर दो। 30 से डिवाइड करोगे तो 3 अट्ठे होगा 24 यानी कि 2 केले का क्रय मूल्य आएगा 8 रुपए। सिंपल बात है। अब क्या चाहिए आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए। यार देखो भाई अगर मेरे पास ये 8 है तो आप इसकी फ्रैक्शन बना लो 1/4। क्या है 1/4 यानी कि अगर क्रय मूल्य 4 है, क्रय मूल्य 4 है तो प्रॉफिट मेरा 1 है। लेकिन अगर कहीं क्रय मूल्य 8 हुआ तो प्रॉफिट मेरा 2 हुआ। सिंपल सी बात है ये, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा प्रॉफिट 2 है तो इसका मतलब 8 की चीज को मैं 10 में बेचूंगा यानी कि 2 केले को मैं कितने बेचूंगा 10 में, तभी तो 25% का प्रॉफिट। आप समझ गए होंगे मेरी बात, है ना। क्रय मूल्य 8 तो 2 का लाभ, इसका मतलब 10 में मैं चीज को बेच दूंगा। ये 48 है, ये 352 है। 7 से पूरी तरह विभाजित होने की पूर्ण संख्या है। तो करना ये है भाई कि 352 बटा 7 माइनस 48/7। इसको एग्जैक्ट ऐसे डिवाइड करो। 7 25 35 आ गया 50। 7 7 49 7 छक्का 6 से काटोगे तो आएगा 44। ये मेरे सवाल का उत्तर होगा। इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। ये वाला सवाल मैं आपको होमवर्क देके जा रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में। किसमें भैया, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बार बार ये बातें बोलता हूँ, तुम लोग बार बार भूल जाते हो। शुरू में बोल जाता हूँ फिर भी भूल जाते हो। देखो अगर चीजों को पढ़ रहे हो तो टीचर बहुत मेहनत करके उसको पढ़ा रहा है, बहुत सारी जगह से इसको लेके आ रहा है बस समझ में। तो पढ़ना जारी रखो और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।